Hello my students, you are welcome to my channel Grade Mathematics. My name is Gautam and today we will talk about class 12 economics. Student, before starting the class, let me tell you that this is my first channel on YouTube. So, if you like my video, please do like it and comment and do not forget to subscribe. So, let's start class 12 economics. तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। तो स्टूडेंट, क्या होता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स काफ़ी अच्छी बुक है। और स्टूडेंट, मैं आपको ये बता दूं कि इसके अंदर जो चैप्टर एक नेशनल इनकम का चैप्टर है, उसको रह के ना मतलब उसको लेकर बच्चों में काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो इसलिए मैं एक एक चीज़ यहाँ पे आपको बेसिकली पूरी प्रॉपर तरीके से पूरा बेसिक फंडामेंटल से लेकर पूरा माइक्रो इकोनॉमिक का पूरा जो बेसिक है, बेसिक से लेकर पूरा स्टार्ट करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट कर लेने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं हर चैप्टर को क्लास वाइज यानी कि पार्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया हूँ। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं, उससे पहले मैं हर क्लास में आपको एक कुछ कोटेशन, इंस्पायरेशनल कोटेशन दूंगा। जो मेरी क्लास फर्स्ट है आज की, यहाँ पे क्लास फर्स्ट है और ये डेट लिखी हुई है। और आज हम बात करेंगे एक इंस्पायरेशनल कोटेशन के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो आपने ब्रूस ली का नाम तो सुना ही होगा, हर कोई ब्रूस ली के बारे में जानता है। तो ब्रूस ली कहते थे कि भाई, इफ़ यू स्पेंड टू मच टाइम thinking about a thing, you will never get it done। यानी ब्रूस ली कहते थे कि यदि आप किसी चीज़ के बारे में सोचने में बहुत अधिक समय लगाते हैं तो आप उसे कभी कर नहीं पाएंगे। ये ब्रूस ली कहते थे। तो इस डियर मैं आपसे एक बात कहूँगा कि आप अगर कोई भी चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके बारे में सोचना बहुत कम कीजिए। अगर आप ज़्यादा सोचोगे किसी के बारे में तो आप उस चीज़ को कभी कर नहीं पाओगे। तो इसीलिए जो भी आप करना चाहते हो उसे करिए। देखिए, पहले क्या होता है ना कि मैं आपको बता दूं कि देखो, पहले क्या होता है कि जब तक आप कोई चीज़ को करोगे नहीं तो आप उसको जानोगे नहीं। आप अगर उसको लेके बैठे रहोगे और उसके बारे में सोचते रहोगे तो वो कर नहीं पाओगे कभी। तो इसीलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि ब्रूस ली की कोटेशन याद रखिए और उसके साथ आगे बढ़ने की हमेशा कोशिश करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पहली क्लास हमारी है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। और मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो पहली क्लास है उसमें हम बात करेंगे। देखिए, ये हमारी क्लास फर्स्ट है, चैप्टर 1, डेट यहाँ पे दे रखी है। आज हम मैंने इसमें क्या किया है कि 2 चैप्टर को एक साथ इंक्लूड करके चला हूँ। मैं 2 चैप्टर को इंक्लूड लेके चल रहा हूँ और ये 2 चैप्टर हैं। पहला है आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट, मैं आपको एक यहाँ पे बात बता दूँ कि मेरा यहाँ पे जो पढ़ाने का मेन मोटिव पढ़ाने का ये है कि मैं यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के बच्चों को और हिंदी मीडियम के बच्चों को दोनों को एक साथ समझा के चलूँगा। और इंग्लिश वाले हैं बच्चे तो अपना इंग्लिश में नोट डाउन कर सकते हैं, इंग्लिश में समझ सकते हैं। और हिंदी वाले बच्चे हैं तो हिंदी मीडियम के बच्चे हिंदी में अपना नोट डाउन और हिंदी में आपको समझ सकते हैं। ठीक है रियर? तो चलिए बात करते हैं। तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो मेरा पहला चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, और जिसको हिंदी में कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की मूल अवधारणा। और दूसरा है इसमें जो हमारे बुक का पहला चैप्टर है वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी कि आय का चक्रीय प्रवाह। तो डियर, यहाँ पे हम पहले बात करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की, यानी कि आय का चक्रीय प्रवाह के बारे में। तो फैक्टर इनकम, इसमें हम बात करते हैं कि भाई जो इनकम का फ्लो है वो कैसे आता है हमारे पास। तो कुछ फैक्टर्स इनकम हैं जिनको साधन आय बोला जाता है, हिंदी में इनको साधन आय बोला जाता है। तो कहने का मतलब है कि कुछ हमारे पास जो फैक्टर्स होते हैं उस फैक्टर से हमें इनकम कैसे आती है उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, देखिए अब हम बात कर लेते हैं ज़रा। यहाँ पे देखिए कुछ हमारे पास फैक्टर्स दे रखे हैं और उसके बदले में मुझे फैक्टर इनकम,
जैसे लैंड है तो लैंड से रेंट मिलता है, लेबर है तो लेबर से वेजेस मिलेगी, कैपिटल है तो कैपिटल से इंटरेस्ट मिलेगा। वैसे ही इंटरप्रीनियरशिप है तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो मैंने कहा गाइस स्टूडेंट कि भाई यहाँ पे हमारे पास कुछ फैक्टर्स होते हैं, उस फैक्टर से जो हम फैक्टर अपना लगाते हैं उससे हमें एक फैक्टर इनकम मिलती है। जैसे कि इंग्लिश में मैंने आपको बता ही दिया था, और आप थोड़ा सा हिंदी में समझ लीजिए कि भूमि है अगर आपके पास तो भूमि से आपको लगान मिलेगा, अगर आपके पास श्रम है या मजदूर है तो उससे आपको मजदूरी मिलेगी, अगर आपके पास पूंजी है तो उससे आपको ब्याज मिलेगा, अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हैं तो आपको बिजनेस से प्रॉफिट यानी कि लाभ मिलेगा। ठीक है डियर, चलिए आगे बात करते हैं ज़रा। ये देखिए अब बात आती है यहाँ पे ट्रांसफ़र इनकम के बारे में। ट्रांसफ़र इनकम क्या होती है? ट्रांसफ़र इनकम को हिंदी में कहते हैं हस्तांतरण आय। क्या कहते हैं डियर? हस्तांतरण आय। जो ट्रांसफ़र इनकम होती है ये वन साइडेड इनकम होती है। कौन सी इनकम होती है डियर? वन साइडेड इनकम होती है, जिसको हम एक पक्षीय भुगतान करते हैं। चलिए इसको ज़रा एक एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। ये एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे सपोज मान लीजिए एक गांव में दो दोस्त रहते थे, एक रामलाल रहता था और एक मुरारी लाल रहता था। ठीक है, ये देखिए रामलाल और मुरारी लाल एक गांव में दो दोस्त रहते थे। तो ये दोनों बचपन के कहते हैं ना, जैसे लंगोटिया यार, जैसे कह ले कि भाई बहुत साथ साथ रहते थे, हमेशा एक जगह एक साथ रहते थे। तो क्या हुआ कि रामलाल गांव छोड़कर शहर चला गया, भाई शहर जाके वो बहुत बड़ा आदमी बन गया, और मुरारी लाल गाँव में रह के अपने भाई खेती बाड़ी करने लगा, किसान बन गया। तो जब रामलाल ने काफ़ी पैसे कमा लिए तो उसने सोचा क्यों ना मैं अपने एक फ्रेंड को यानी मुरारी लाल को एक कार गिफ्ट कर दूँ। तो रामलाल ने मुरारी लाल को एक कार गिफ्ट किया। तो ये जो कार गिफ्ट किया गया मुरारी लाल को, तो मुरारी लाल के लिए वो क्या है? मुरारी लाल के लिए वो ट्रांसफ़र इनकम है, यानी कि वन साइडेड इनकम है। ये नहीं कि अगर रामलाल ने मुरारी लाल को कार गिफ्ट किया है तो मुरारी लाल को उसके एवज में कुछ देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक तरह का गिफ्ट है जो वन साइडेड इनकम माना गया है। ठीक है डियर, अब वन साइडेड इनकम के कुछ और भी उदाहरण होते हैं, तो आप देख लेते हैं वन साइडेड इनकम के कुछ और उदाहरण। तो वन साइडेड इनकम के अगर हम एग्जाम्पल लें तो गिफ्ट हो गया जिसको उपहार कहते हैं, ओल्ड एज पेंशन हो गया जिसको वृद्धावस्था पेंशन कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हो गया जिनको बेरोजगारी भत्ता कहते हैं, स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट यानी जिसको छात्रवृत्ति, क्या होता है कि स्कूलों में स्कॉलरशिप दी जाती है तो कहीं कहीं उसे छात्रवृत्ति बोला जाता है और कहीं कहीं उसे वजीफा बोला जाता है। ठीक है डियर, चलिए अब आगे बात करते हैं हम सर्कुलर फ्लो के बारे में। तो सर्कुलर फ्लो क्या होता है डियर? सर्कुलर फ्लो को कहते हैं चक्रीय प्रवाह। क्या कहते हैं? चक्रीय प्रवाह। अब सर्कुलर जो फ्लो है उसको कितने भागों में कैटेगराइज किया गया है? तो डियर देख लीजिए कि सर्कुलर फ्लो जो है, सर्कुलर फ्लो जो है उसको इनकम यानी कि सर्कुलर फ्लो को हम दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। पहला होता है प्रोडक्शन रियल फ्लो और दूसरा होता है इनकम मनी फ्लो। यानी कि जो सर्कुलर फ्लो होता है जिसको हिंदी में कहते हैं चक्रीय प्रवाह, और प्रोडक्शन रियल फ्लो को वास्तविक प्रवाह के नाम से जाना जाता है, और इनकम मनी फ्लो को मुद्रा प्रवाह के नाम से जाना जाता है। तो इस डियर क्या था कि पहले के टाइम में ना जो ये प्रोडक्शन रियल फ्लो है, पहले के टाइम में इसे बार्टर सिस्टम के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? बार्टर सिस्टम के नाम से। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता है था कि वस्तु के बदले में वस्तु का देना, यानी कि एक वस्तु है तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु को ले सकते थे। लेकिन आज के टाइम में क्या है, जिसको आज आधुनिक टाइम में हम बोलते हैं भाई पैसा है तो सब कुछ है, पैसा दो जो चीज़ लेनी आपको ले लो। लेकिन वहाँ पे होता था पहले समय में, पुराने समय में बार्टर सिस्टम चलता था, तो उसमें फैक्टर फ्लो होता था। एक तो साधन प्रवाह होता था और दूसरा होता था यहाँ पे प्रोडक्ट गुड्स फ्लो यानी वस्तु का प्रवाह होता था। एक तो साधन प्रवाह का मतलब भाई मैंने अपनी श्रम दे दिया और श्रम के बदले में मैंने वहाँ से कुछ ले लिया, या जो कुछ प्रोडक्ट या गुड्स जो होते थे यानी प्रोडक्ट या गुड्स फ्लो होते थे तो उसके बदले में हम कुछ ले लेते थे। जैसे आजकल क्या होता है, गाँव में भी जाओगे तो आजकल बहुत सारी चीज़ें जगह देखने को मिलती हैं कि भाई वस्तु के बदले में जैसे चावल ले लिया, गेहूँ ले लिया, उससे सब्जियां ले लेते हैं गांव के लोग। लेकिन आज शहरों में भी देख लो, शहरों में वो जो बर्तन वाले लोग आते हैं, कपड़े दे के बर्तन लेते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, एक तरह से बार्टर सिस्टम ही है। ये पुरानी जो चीज़ें थी
वो अभी भी थोड़ी बहुत जगह चल रही है, बट अब ज़्यादातर उनकी जगह किसने ले लिया है, उनकी जगह पे इनकम मनी फ्लो ने ले लिया है, यानी कि मुद्रा प्रवाह ने ले लिया। ठीक है डियर, तो चलिए आगे बात करते हैं हम कुछ इनके बारे में, और कि इनके कुछ फेसेस हैं। क्या है डियर, फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी कि बात करेंगे हम यहाँ पे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के फेसेस के बारे में, यानी कि आय के चक्रीय प्रवाह के चरण के बारे में। तो जो आय का चक्रीय प्रवाह का चरण है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसको हम 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब ये है, पहला होता है प्रोडक्शन फेज जिसको हम उत्पादन चरण कहते हैं, और दूसरा होता है इनकम फेज जिनको हम आय चरण कहते हैं, और तीसरा होता है एक्सपेंडिचर फेज जिसको हम व्यय चरण कहते हैं। तो डियर बात ऐसी है कि जो प्रोडक्शन फेज है, हमारा उत्पादन चरण है, वो जनरेशन ऑफ इनकम यानी कि आय का सृजन करता है। क्या करता है, आय का सृजन यानी कि इनकम को जनरेट करता है। और जो इनकम फेस होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम यानी कि आय का वितरण करता है, यानी जो इनकम आपने कमाया उसका वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। और जो हमारे पास एक्सपेंडिचर फेसेस होता है वो डिस्पोजिशन ऑफ इनकम यानी कि आय का व्यय, व्यय का मतलब खर्च करेगा। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है ये कहीं ना कहीं घूम के ये 3 जगह से, मतलब पहले प्रोडक्शन किया फिर इनकम को जनरेट कर लिया, जब इनकम जनरेट हुई तो इनकम जनरेट के बाद इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, इनकम डिस्ट्रीब्यूट होकर एक्सपेंडिचर पे गई, तो एक्सपेंडिचर करने कहाँ पहुँच जाएंगे, फिर हम वहीं पे पहुँच जाएंगे प्रोडक्शन के पास। तो इसको आगे और अच्छे से समझा रखा है मैंने, तो ये आप समझ लीजिएगा कि भाई फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम यानी आय के चक्रीय प्रवाह के चरण के बारे में। तो पहला होता है प्रोडक्शन फेज जिसको उत्पादन चरण कहा जाता है, ये इनकम को जनरेट करता है यानी आय को सृजन करता है। उसके बाद हम इनकम फेसेस पे आते हैं, तो इनकम फेज जो होता है वो आय चरण होता है, ये जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम यानी कि आय का वितरण किया जाता है। और तीसरे नंबर पे आते हैं एक्सपेंडिचर फेज जिसको व्यय चरण का बोला जाता है, और ये इनकम को डिस्पोजिशन कर देता है यानी कि आय का व्यय कर देता है। ठीक है डियर, चलिए आगे बात करते हैं हम स्टॉक के बारे में। ये स्टॉक क्या होता है डियर, स्टॉक और फ्लो के बारे में। तो स्टॉक और फ्लो के बारे में अगर हम बात करें तो स्टॉक एंड फ्लो, तो स्टॉक के बारे में अगर बात करते हैं तो स्टॉक किसे कहते हैं, तो देखिए डियर, स्टॉक वेरिएबल रेफर टू दैट वेरिएबल्स which is measured at a particular point of time, यानी कि स्टॉक चर का अभिप्राय उस चर से है जो एक निश्चित समय बिंदु पर मापा जाता है, जो निश्चय यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि इसका स्टॉक जो होता है एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है यानी कि फिक्स होता है। क्या होता है डियर, फिक्स होता है। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं हमारे पास। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो जैसे पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31 मार्च 2020 यानी 31 मार्च 2020 तक भारत की जनसंख्या, यानी कि जब यहाँ पे इंडिया की पॉपुलेशन की बात आई कि 31 मतलब फिक्स डेट बता दी गई यहाँ पे कि 31 मार्च 2020 को इंडिया का जो पॉपुलेशन वो कितना था, तो ये आपका स्टॉक कहलाएगा। और टोटल नंबर ऑफ स्कूल इन दिल्ली, यानी कि दिल्ली में स्कूलों की कुल क्या संख्या है वो भी एक तरह से क्या कहलाएगा, स्टॉक कहलाएगा। और मनी सप्लाई, देखो मनी सप्लाई जो है ये भी एक तरह का स्टॉक है डियर। क्या है कि मनी सप्लाई, एक देखो मनी जो होता है वो सर्कुलेशन में होता है, मनी जो है वो सर्कुलेशन में होता है, लेकिन आरबीआई जो है जो पैसे को जनरेट करती है तो वहाँ से उसका स्टॉक निकल चुका, वो हर रोज़ पैसे तो छापेगी नहीं, तो वो एक टाइम होता है उनका, एक टाइम लिमिट होता है पैसा छापने का, तो वो वहाँ पे उसका मनी स्टॉक निकाल दिया है। मनी सर्कुलेशन में है बहुत, हमारे पास भी पैसा, आपके पास भी पैसा, बहुत लोगों के पास है, वही पैसा घूम रहा है। लेकिन आरबीआई के पास जो स्टॉक है वो तो भाई स्टॉक ही है ना, उसका मनी सप्लाई का स्टॉक है, तो ये भी एक तरह से स्टॉक ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्टॉक कहलाएगा। ठीक है डियर, चलिए आगे बात करते हैं ज़रा हम
देखिए नेशनल इनकम के बारे में अगर मैं बात करूं तो नेशनल इनकम को बेसिकली फ्लो में लिया जाता है। आप यहाँ से इसको काट दीजिएगा, ये गलती से हमने लिख रखा है, तो ये नेशनल इनकम आप फ्लो में ले जाइएगा। और उसके बाद अगर मैं बात करूं क्वांटिटी ऑफ व्हीट स्टोर, अगर मैंने गेहूँ का स्टोर भर के रखा है एक टाइम पॉइंट ऑफ टाइम में, तो वो भी एक तरह का मेरा स्टॉक ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्टॉक कहलाएगा। अब बात करते हैं ज़रा फ्लो के बारे में। फ्लो क्या होता है डियर? फ्लो को कहते हैं, ठीक है ना, मतलब चर एक तरह से होता है फ्लो, प्रवाह जिसको बोलते हैं। फ्लो वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है एक पीरियड ऑफ टाइम चलता है। वहाँ पे जैसे मैंने स्टोव के बारे में बताया था आपको कि स्टोव जो था वो पॉइंट ऑफ टाइम को शो कर रहा था, लेकिन ये जो है हमारा जो फ्लो है वो पीरियड ऑफ टाइम को शो करेगा। यानी कि प्रवाह चर का अभिप्राय उस चर से है जो एक समय अवधि में मापा जा सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं ज़रा, जैसे नंबर्स ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 2020, यानी कि 2020 के दौरान टोटल बच्चों का जन्म कितना हुआ, तो ये एक तरह का फ्लो है। नंबर ऑफ स्कूल ओपन न्यू ड्यूरिंग 2020, यानी कि 2020 के दौरान कितने नए स्कूलों की ओपनिंग हुई, ये भी एक तरह का फ्लो ही माना जाएगा। ठीक है डियर। अब हम आगे करते हैं बात एक्सपेंडिचर के बारे में। तो एक्सपेंडिचर जो होता है ये भी एक तरह का फ्लो ही होता है। नेशनल इनकम जो अभी मैंने पीछे स्टॉक में लिखा था, वो नेशनल इनकम हमारा फ्लो होता है। क्वांटिटी ऑफ व्हीट प्रोड्यूस, यानी कि हम गेहूं का अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये भी एक तरह का फ्लो कहलाएगा। क्या कहलाएगा डियर? एक तरह का ये फ्लो कहलाएगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं डियर यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन स्टोक एंड फ्लो के बारे में। डिफरेंस बिटवीन स्टोक एंड फ्लो, यानी कि स्टोक और प्रवाह में अंतर बताइए। तो जब भी डियर आपको डिफरेंस पूछ दे किसी का भी, आगे मैं आपको बताऊंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में भी डिफरेंस पूछा जाता है। तो अगर आपको डिफरेंस जब भी पूछे तो आप हमेशा इसको इस तरह से ही बनाइएगा। पहले उसके बेसिस लिखिए, बेसिस को हिंदी में आधार कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे स्टोक लिया, यहाँ पे मैंने फ्लो लिया, तो पहले नंबर पे उसका मीनिंग यानी पीछे मैंने आपको बताया है स्टोक की मीनिंग और फ्लो की मीनिंग, तो वो चीज़ें आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। ओके डियर। अब बात करते हैं यहाँ पे टाइम डायमेंशन के बारे में। तो टाइम डायमेंशन का मतलब होता है समय काल। तो स्टोक के अंदर क्या होता है कि इट डज नॉट हैव अ टाइम डायमेंशन, यानी इसका कोई समय काल नहीं होता है। बट जो फ्लो होता है यानी इट हैज़ अ टाइम डायमेंशन, यानी इसका एक समय काल होता है। क्या होता है? एक समय काल होता है। ओके डियर। अब बात आते हैं यहाँ पे, देख लेते हैं आगे कि भाई नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट, यानी अवधारणा की प्रकृति कैसी होती है। तो स्टोक के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट, यानी कि यह एक अस्थैतिक अवधारणा मानी जाती है। और इट इज़ अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट, यह एक गतिशील अवधारणा मानी जाती है। तो ये जो स्टोक होता है, स्टोक जो होता है वो स्थैतिक होता है, मतलब स्थित होता है, और ये जो होता है फ्लो वो एक तरह से गतिशील होता है, यानी कि डायनेमिक कॉन्सेप्ट कहलाता है। ठीक है डियर। चलिए आगे ज़रा बात करते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया था, तो आप प्लीज़ वहाँ से एक एक एग्जाम्पल यहाँ पे पुटअप कर लीजिएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ पे आप एक एक एग्जाम्पल भी डाल सकते हैं, एक या दो एग्जाम्पल भी डाल सकते हैं। तो 3 नंबर के क्वेश्चन में, अगर 4 नंबर के क्वेश्चन में आता तो इतना करना बहुत है आपके लिए। ठीक है डियर। चलिए अब ज़रा हम बात करते हैं यहाँ पे रियल फ्लो, इसके बारे में डियर। रियल फ्लो जिसको हम वास्तविक प्रवाह, पीछे मैंने आपको बताया था कि रियल फ्लो जो होता है उसको वास्तविक प्रवाह कहते हैं। तो इसको ज़रा हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि भाई ये होता क्या चीज़ है। तो डियर देखिए क्या होता है कि रियल फ्लो के बारे में अगर बात करते हैं तो ये वास्तविक प्रवाह है। तो रियल फ्लो में हम सपोज मान लीजिए कि मेरा हाउस होल्ड फर्म, एक हाउस होल्ड है और एक फर्म है, ये हाउस होल्ड है और फर्म है। तो हाउस होल्ड और फर्म के बारे में अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है यहाँ पे डियर देखिए कि हाउस होल्ड ने क्या किया, हाउस होल्ड ने अपने फैक्टर सर्विसेज फर्म को दी, यानी कि अपनी साधन सेवाएं फर्म को दी। तो फर्म इसके बदले में, यानी कि फैक्टर सर्विसेज के बदले में फर्म जो है वो हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज देगी, यानी वस्तु देगी या तो सेवाएं देगी। मैंने कहा था कि ये रियल फ्लो जो है वो बार्टर सिस्टम समझिए एक तरह से। रियल फ्लो जो है वो क्या है, एक तरह से बार्टर सिस्टम समझिए। तो डियर यहाँ पे जो
रियल फ्लो में क्या होता है कि रियल फ्लो में हम भाई अपने फैक्टर सर्विसेज, हाउस होल्ड अपने फैक्टर सर्विसेज फर्म को देगी और तो फर्म उन्हें उसके बदले में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा। क्या प्रोवाइड कराएगा? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा। ठीक है डियर, तो चलिए आगे ज़रा इसकी एक्सप्लेनेशन दे लेते हैं, या जस्टिफिकेशन कह लो या एक्सप्लेनेशन कह लो, तो ये बहुत ज़रूरी है और आप साथ में करते रहिएगा ये कि भाई यहाँ पे पहले नंबर में मैंने दिया दो चीज़ें थी, एक हाउस होल्ड था, एक फर्म था। तो दूसरे नंबर पे हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर सर्विसेज देती है, तो फर्म जो होता है वो हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। क्या प्रोवाइड कराता है डियर? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। ओके डियर, चलिए आगे बात करते हैं ज़रा मनी फ्लो के बारे में। तो डियर यहाँ पे मनी फ्लो के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मनी फ्लो को बोलते हैं मुद्रा प्रवाह। क्या डियर? मुद्रा प्रवाह बोलते हैं। तो बात वही चीज़ ले लेते हैं ज़रा हाउस होल्ड और फर्म के बारे में। तो हाउस होल्ड और फर्म के बारे में अगर हम बात करते हैं कि हाउस होल्ड और फर्म, तो मैंने अभी आपको पीछे भी बताया था, सर्कुलर फ्लो में भी बताया था, आपके प्रोडक्शन फ्लो में भी मैंने बताया था आपको। यहाँ पे देखिए मैंने आपको रियल फ्लो में भी बात करी थी वही चीज़ें। तो और अब बात करते हैं ज़रा यहाँ पे मनी फ्लो के बारे में। तो मनी फ्लो में क्या होता है कि जैसे हाउस होल्ड है अपने फैक्टर सर्विसेज यानी अपनी साधन सेवाएं फर्म को देगी, तो जो फर्म होगा वो उनके बदले में क्या देता है? फैक्टर इनकम देता है। फैक्टर इनकम पीछे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि वही अगर आपके पास लैंड है तो उससे आपको रेंट मिलेगा, अगर आपके पास कैपिटल है तो उससे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, एक रॉयल्टी होती है, एक प्रॉफिट होता है, वेजेस होते हैं। तो ये अगर हाउस होल्ड ये सारी चीज़ें फर्म को देगी तो फर्म उसके बदले में ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता है। और जब ये चीज़ें मिल जाती है, जब फैक्टर इनकम इनको मिल जाता है हाउस होल्ड को, तो ये खर्च करने कहाँ पहुँच जाते हैं? फिर वहीं पे पहुँच जाएंगे, फर्म के पास ही पहुँच जाएंगे, कंजप्शन ऑफ गुड्स। यानी कि भाई देखो पैसा तो खा नहीं सकता, तो पैसे से कुछ खरीदेगा तो सही, और खरीदेगा कहाँ से जाके? फिर वो फर्म के पास ही चले जाएगा। तो कंजप्शन ऑफ गुड्स यानी कि उपभोग व्यय करने वो फिर दोबारा कहाँ पहुँच जाएंगे? फर्म के पास पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे डियर एक वर्ड आया था रॉयल्टी के बारे में। तो रॉयल्टी के बारे में मैं आपको बता दूँ कि रॉयल्टी चीज़ होती क्या है। देखिए रॉयल्टी होती क्या है? ये जो रॉयल्टी है, रॉयल्टी का मतलब होता है कि जैसे सपोज मान लीजिए मैंने एक किताब लिखी, ठीक है, मैंने एक किताब लिखी, इकोनॉमिक्स की बहुत बढ़िया किताब लिखी, और इस किताब को मैं मार्केट में ना पब्लिश करने के लिए एक दुकानदार को बोला कि भैया ये देख लीजिए, अगर मेरी मार्केट में डिमांडेड होती है तो बाद में देख लेंगे। तो उसने मैंने 2-4 बुकें बना के उसको दे दी, तो मार्केट में उस बुक की डिमांड ज़्यादा हो गई। तो वो कह रहा है कि भैया ऐसा आपकी बुक की डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही, तो क्या किया जाए? तो मैंने कहा ठीक है भाई, आप अगर पब्लिश करना चाहते हैं कर लीजिए, लेकिन पर हेड मतलब पर बुक मुझे 10 रुपये दे दीजिएगा। तो उसने कहा ठीक है भाई। तो जो वो 10 रुपये मुझे मिल रहे हैं बराबर, वो एक तरह का रॉयल्टी है। क्या है डियर? वो एक तरह की रॉयल्टी मानी जाएगी। बात समझ के? तो चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं ज़रा। इसकी एक्सप्लेनेशन पीछे हमने 2 एक्सप्लेनेशन पढ़ा था, वही एक्सप्लेनेशन को आगे दोहराएंगे कि भाई जो हाउस होल्ड है यानी जो फर्म है हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज देती है, तो हाउस होल्ड फर्म को मनी देता है। तो 2 चीज़ें तो हमने स्टार्टिंग में सीख ही लिया था। तो यहाँ पे देखिए अगर हम मनी फर्म को पैसा देंगे तो फर्म हमें उसके बदले में गुड्स और सर्विसेज देगा, यानी गुड्स भी देगा चाहे सर्विसेज भी दे सकता है। ठीक है, ओके डियर, चलिए आगे बात करते हैं ज़रा यहाँ पे मनी फ्लो के बारे में। तो मनी फ्लो जो है हमारे पास यहाँ पे, ये देखिए मनी फ्लो यानी कि मुद्रा प्रवाह। तो मनी फ्लो को कुछ भागों में कैटेगराइज कर रखा है मैंने, तो वो देख लीजिए कि कौन कौन से भाग हैं जिनको हमने कैटेगराइज किया हुआ है। ठीक है डियर, तो सबसे पहले अगर मनी फ्लो के बारे में बात करते हैं जिसको मुद्रा प्रवाह कहा जाता है, तो पहले नंबर पे आता है हमारे पास 2 सेक्टर इकोनॉमी यानी 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। दूसरे नंबर पे आता है 3 सेक्टर इकोनॉमी, 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है मॉडर्न इकोनॉमी कह लीजिए या 4 सेक्टर कह लीजिए, यानी कि आधुनिक या 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में हम बात करेंगे। तो डियर यहाँ पे इनको एक एक करके एक्सप्लेनेशन कर रखा आगे चल के हमने, देखिए ज़रा कैसे है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले बात आती है यहाँ पे मनी फ्लो इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। मनी फ्लो इन 2 सेक्टर इकोनॉमीज के बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें डियर क्या था कि देखिए ये जो चीज़ें मैंने बनाई है, ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। यहाँ पे देखिए हमने पहले लेके चल रहे थे हाउस होल्ड और फर्म।
दो चीज़ तो हम पहले से लेके चल रहे थे, तो पहले इसी को समझ लेते हैं, बाद में इसको हम समझते हैं। तो हाउस होल्ड फर्म के बारे में अगर बात करते हैं तो मैंने क्या कहा था आपको कि भाई जो हाउस होल्ड होता है, अगर वो अपने फैक्टर सर्विसेज फर्म को देता है तो फैक्टर सर्विसेज के बदले में फर्म जो है उनको फैक्टर इनकम प्रोवाइड करती है, यानी कि फैक्टर इनकम फॉर फैक्टर सर्विसेज, यानी कि साधन सेवाओं के बदले में साधन आय का मिलना। और जब ये पैसे या जो इनके फैक्टर इनकम आ जाते हैं तो ये फैक्टर इनकम को लेके वो दोबारा कहाँ पहुँच जाते हैं, फर्म के पास। तो जिसको कहते हैं कंजप्शन ऑन गुड्स एंड सर्विसेज को वो कंजप्शन करते हैं, यानी उपभोग का व्यय करते हैं। ठीक है डियर। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है कि जब भाई हम अपने फैक्टर सर्विसेज फर्म को देंगे तो फर्म उसके बदले में जब फैक्टर इनकम हमें देती है तो हम सारे इनकम को खर्च नहीं करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक बैंक है, ठीक है ना, गवर्नमेंट बैंक कह लो या कॉमर्शियल बैंक कह लो, तो ये एक बैंक है। तो कुछ अपने इनकम का कुछ पार्ट हाउस होल्ड भी बैंक में सेविंग करता है और फर्म भी सेविंग करेगा बैंक में, तो उसके बदले में वो बैंक से हाउस होल्ड लोन ले सकता है, वैसे ही फर्म भी ज़रूरत पड़ने पर लोन ले सकती है। तो ये जो मैंने बताया आपको डियर, ये मनी फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमिक्स था। क्या था? मनी फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमिक्स। ओके डियर। तो अब समझ में आ गया होगा आपको कि भाई एक बार एक्सप्लेनेशन और दोबारा से कर लेता हूँ कि हाउस होल्ड अपने फैक्टर सर्विसेज फर्म को देगी तो फर्म उसके बदले में फैक्टर इनकम हाउस होल्ड को देगा। जब फैक्टर इनकम आ जाता है तो इनकम का कुछ हिस्सा वो बैंक में सेविंग करते हैं, तो ज़रूरत पड़ने से बैंक से वो लोन ले सकते हैं, वैसे ही फर्म भी अपनी इनकम का कुछ हिस्सा बैंक में सेविंग करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर वो बैंक से लोन ले सकता है। और जब बाकी कुछ पैसे जो बच जाते हैं तो वो कंजप्शन करने के लिए, हाउस होल्ड जो है वो कंजप्शन करने के लिए फिर से फर्म के पास ही पहुंच जाता है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए डियर ज़रा ध्यान से। एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है। एक्सप्लेनेशन अगर आप करोगे आपको बटे नंबर मिलेंगे और एक्सप्लेनेशन आप इसी तरह से करिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लिख के करिए। जैसे मैंने फर्स्ट नंबर पे दिया भाई हमारे पास हाउस होल्ड है, फर्म है और बैंक है। तो सबसे पहले हाउस होल्ड जो है वो फर्म को साधन सेवा यानी फैक्टर सर्विसेज देती है, तो फर्म हाउस होल्ड को साधन यानी फैक्टर इनकम देता है। वैसे ही हाउस होल्ड जो फर्म को उपभोग व्यय भी करता है यानी कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर करता है, तो वैसे ही फोर्थ नंबर पे आते हैं हाउस होल्ड बैंक में सेविंग करती है तो बैंक हाउस होल्ड को लोन देता है। वैसे ही फर्म बैंक में सेविंग करेगा तो बैंक फर्म को भी लोन दे, टाइम आने पर फर्म को लोन। ओके डियर। चलिए अब जरा बात कर लेते हम आगे की थ्री सेक्टर इकोनॉमिक्स के बारे में। ओके डियर। देखिए थ्री सेक्टर इकोनॉमिक्स क्या है, अब बात करते हैं ज़रा मनी फ्लो इन थ्री सेक्टर इकोनॉमी। अब यहाँ पे हम थ्री सेक्टर इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए तीन चीज़ें तो मैंने आपको पीछे बता ही दिया था। ओके डियर। पहला हाउस होल्ड, फर्म और बैंक के बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि भाई हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर सर्विसेज देगा तो फर्म उसके बदले में फैक्टर इनकम देता है। फिर हाउस होल्ड जो है वहाँ पे कंजप्शन भी करने कहाँ पे पहुँच जाएगा, फर्म के पास पहुँच जाएगा। फिर मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि हाउस होल्ड बैंक में सेविंग करती है तो बैंक उसको लोन भी देता है, वैसे ही फर्म भी बैंक में सेविंग करेगा तो बैंक उसको लोन ज़रूरत पड़ने पर दे सकता है। लेकिन डियर यहाँ पे एक और चीज़ बढ़ गई जिसको हम कहते हैं गवर्नमेंट। क्या कहते हैं डियर? गवर्नमेंट। ये थ्री सेक्टर इकोनॉमिक में आ जाती है गवर्नमेंट में। तो सबसे पहले हम गवर्नमेंट और हाउस होल्ड के बारे में जान लेते हैं। तो गवर्नमेंट और हाउस होल्ड के बारे में अगर हम जानते हैं तो जो गवर्नमेंट होती है हाउस होल्ड को सब्सिडीज़ प्रोवाइड कराती है। क्या प्रोवाइड कराती है डियर? सब्सिडी प्रोवाइड कराती है। ठीक है। अब सब्सिडी क्या होती है मैं आगे चल के आपको इसको बताऊंगा अच्छे से, और लेकिन अभी समझिए कि गवर्नमेंट जो होती है हाउस होल्ड को सब्सिडीज देती है तो वो हाउस होल्ड से टैक्सेस कलेक्ट भी करती है। प्रॉपर्टी टैक्स हो गए, हाउस टैक्स हो गए, बहुत सारे टैक्सेस कलेक्ट भी करती है गवर्नमेंट हाउस होल्ड से। वैसे ही अगर मान लीजिए कोई फैक्टर सर्विस गवर्नमेंट में कोई आपका घर का कोई एम्प्लॉई है तो भाई उसके बदले में फैक्टर इनकम भी तो देती है गवर्नमेंट। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे देखिए फैक्टर इनकम और सब्सिडीज़ हाउस होल्ड को गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है तो उसके बदले में कुछ टैक्सेस वो ले लेती है। वैसे ही डियर जो गवर्नमेंट होती है वो फर्म को भी सब्सिडी प्रोवाइड कराती है और फर्म से वो क्या करती है,
कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी करती है और उसके बदले में टैक्स को कलेक्ट कर लेती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा कि जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट भी बैंक से लोन लेती है और गवर्नमेंट भी बैंक में सेविंग करती है। तो अब देखिए, गवर्नमेंट बैंक में सेविंग करेगी तो ज़रूरत पड़ने से बैंक से वो लोन ले सकती है। ओके डियर, तो ये था हमारा मनी फ्लो इन 3 सेक्टर इकोनॉमी, यानी कि इसकी एक्सप्लेनेशन ज़रा देख लेते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या कहती है डियर, चलिए देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो इसकी एक्सप्लेनेशन जो है, हम 4 एक्सप्लेनेशन पीछे आपको बता चुके थे और 5वीं एक्सप्लेनेशन आपके पास आती है, यानी कि हाउस होल्ड, गवर्नमेंट हाउस होल्ड को फैक्टर इनकम देती है तो हाउस होल्ड से गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है और गवर्नमेंट हाउस होल्ड को सब्सिडी भी देती है। वैसे ही गवर्नमेंट फर्म को कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेगी तो गवर्नमेंट फर्म से टैक्सेस कलेक्ट भी करती है और गवर्नमेंट जो होती है वो फर्म को सब्सिडीज भी प्रोवाइड करती है। वैसे ही गवर्नमेंट बैंक में सेविंग करेगी तो ज़रूरत पड़ने पर गवर्नमेंट बैंक से लोन ले भी सकती है। ओके डियर, चलिए आगे बात करते हैं ज़रा हम 4 सेक्टर इकोनॉमीज़ के बारे में, यानी कि हमारा लास्ट है जिसको कहते हैं मनी फ्लो इन 4 सेक्टर इकोनॉमी। तो डियर, यहाँ पे अभी तक हम तो 3 लोगों के बारे में बात करते हुए आ रहे थे। हाउस होल्ड के बारे में बात कर लिया, बैंक के बारे में बात कर लिया, फर्म के बारे में बात कर लिया और गवर्नमेंट के बारे में बात कर लिया। तो यहाँ तक तो आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि भाई जो हाउस होल्ड है वो क्या करता है, फर्म को फैक्टर सर्विसेज के बदले में फैक्टर इनकम लेता है, फिर वही इनकम का कुछ हिस्सा बैंक में डिपॉजिट कराएगा यानी सेविंग कराएगा तो बैंक से ज़रूरत पड़ने पर लोन ले सकता है। वैसे ही फर्म भी अपने इनकम का कुछ पार्ट अगर सेविंग करेगा तो उसके बदले में उसे लोन मिल सकता है। और हाउस होल्ड जो अपने कंजप्शन होते हैं वो कहाँ करता है, फर्म के पास जाके करता है। सेम वैसे ही गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं तो गवर्नमेंट हाउस होल्ड को फैक्टर इनकम और सब्सिडीज देती है तो उनके बदले में टैक्सेस कलेक्ट करती है। सेम वही प्रोसीजर गवर्नमेंट जो होती है फर्म को सब्सिडीज देती है और कंजप्शन एक्सपेंडिचर करती है तो उसके बदले वो टैक्स कलेक्ट करती है। सेम वही चीज़ें अगर बैंक को सेविंग करे, गवर्नमेंट बैंक में सेविंग करेगी तो बैंक से वो लोन ले सकती है। लेकिन यहाँ पे जो चौथा पार्ट आ जाता है यानी 4 सेक्टर, वो होता है एक्सटर्नल सेक्टर यानी कि बाहरी क्षेत्र। बाहरी क्षेत्र यानी कि इंटरनेशनल लेवल के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे। तो यानी कि बाहरी क्षेत्र, जैसे विदेशों के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे। तो विदेशों में क्या होता है कि डियर, जो एक्सटर्नल सेक्टर होता है, सबसे एक्सटर्नल सेक्टर और हाउस होल्ड के बारे में जरा हम बात कर लेते हैं। तो एक्सटर्नल जो सेक्टर होता है वो एक्सपोर्ट ऑफ फैक्टर यानी एक्सपोर्ट ऑफ फैक्टर्स हाउस होल्ड को प्रोवाइड कराएगा। नेट ट्रांसफ़र पेमेंट भी हाउस होल्ड को प्रोवाइड कराएगा, लेकिन बदले में ले क्या लेता है, पेमेंट फॉर इम्पोर्ट, यानी कि जब भी वो इम्पोर्ट करेगा तो उसके बदले में वो पेमेंट ले लेता है हाउस होल्ड से। ओके डियर, और उसी तरह जो एक्सटर्नल सेक्टर होते हैं वो फर्म से क्या करते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट 2 ही चीज़ें करते हैं, या तो वो एक्सपोर्ट करेंगे या तो वो इंपोर्ट करेंगे। तो ये था डियर हमारे पास मनी फ्लो इन 4 सेक्टर इकोनॉमी। तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी ज़रा देख लेते हैं कि इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होती है डियर। तो इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में अगर मैं आपको बात करूं तो इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने 7 तक पीछे बता दिया था और 8वां एक्सप्लेनेशन इसका है हाउस होल्ड और एक्सटर्नल सेक्टर। तो एक्सटर्नल सेक्टर जो होता है वो हाउस होल्ड को नेट फैक्टर पेमेंट देता है और ट्रांसफ़र पेमेंट भी हाउस होल्ड को देता है, लेकिन बदले में क्या लेता है, पेमेंट फॉर इंपोर्ट जब करता है तो हाउस होल्ड से वो पेमेंट ले लेता है। वैसे ही एक्सटर्नल सेक्टर जो होता है फर्म को एक्सपोर्ट करेगा और फर्म जो होती है वो इंपोर्ट करती है। ओके डियर, तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में। तो ये चैप्टर हमारा हो चुका है ख़त्म। आगे चल के और डिटेल्स में हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ होम फन दे देता हूँ, इसको रिवाइज़ करिएगा। देखिए डियर, क्योंकि जब भी मेरा चैप्टर ख़त्म होता है तो मैं आपको बोलूँगा हमेशा
कि रिवाइज करिए ग्रेड मैथमेटिक लर्निंग रजिस्टर के बारे में, रीड बुक करिए और लर्न टुडे कॉन्सेप्ट, जितने भी आज कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं उसको आप एक बार लर्न कीजिए और विथ एक्सप्लेनेशन कंप्लीट के साथ, जितनी एक्सप्लेनेशन मैंने कराई है, जो भी जस्टिफिकेशन कराई है, उसके बारे में भी आप पूरा बढ़िया से इसको पढ़िएगा। ओके डियर, तो ये हमारा चैनल जो है ग्रेड मैथमेटिक, यहाँ पे आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन भी मिलेंगे। यहाँ पे मैं आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक मैथमेटिक्स का एक एक चैप्टर पूरा डिटेल्स में हिंदी इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए प्रोवाइड कराऊंगा। और रह गई बात आपके 11th और 12th के बारे में, तो यहाँ पे 11th और 12th में मैं आपको मैथ भी कराऊंगा, आपको इकोनॉमिक्स भी कराऊंगा, आपको अकाउंट्स भी कराऊंगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट करना ना भूलिए। ओके डियर, तो चलते हैं। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, थैंक यू।